हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेनडेस्क ईडीयू। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, इसी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करने के लिए मैं आपके साथ में लगातार रीजनिंग एंड मैथ्स के लेक्चर डिस्कस कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज़ में आज मैं आपके सामने रीजनिंग का एक लेक्चर लाया हूँ, जिसमें मैंने आपके सामने एक प्रीवियस ईयर का एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का ग्रेजुएशन लेवल का एक पेपर जो है वो आपके सामने रखा है। स्टूडेंट्स, इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या लेवल पूछा जाता है एंड किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। मोस्टली ऑफ द क्वेश्चन, जब से आपका पैटर्न चेंज हुआ है, एसएससी का एग्जीक्यूटिव एग्जाम करवा रही है, तब से उसने जो है एनालिटिकल रीजनिंग पूछना ज़्यादातर स्टार्ट कर दिया है। बाकी जो इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग थी, ब्लड रिलेशन वगैरह थी, सीरीज़ थी, वो मैंने आपको वन शॉर्ट लेक्चर के माध्यम से कवर करा दी है। ठीक है, अब जो पार्ट आपका बचता है वो एनालिटिकल रीजनिंग का बचता है। स्टूडेंट्स, इस पार्ट्स को क्या करेंगे, जो अपना मिक्स प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें 25 क्वेश्चन रहेंगे, ये हम एक पार्ट जो है करते चलेंगे। इससे क्या होगा, अपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती चली जाएगी एंड एक बार होल कॉन्सेप्ट पर, होल पूरे जो आपके रीजनिंग का सिलेबस है उस पर नज़र भी बनती चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ में जो भी आपका एक प्रैक्टिस सेट लाया हूँ, एक है 24 जुलाई 2025 शिफ्ट 3 का ये एक पेपर है, ये मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा एंड इससे आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, एनालिसिस करिए कि आप कितना जो है आप एग्ज़ाम कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई है, लेकिन आपको पेशेंस रखना है एंड आप जिस तरीके से क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको अप्रोच बताई है, वही अप्रोच आप यहाँ पर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आप जो है क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व होते दिख रहे हैं, आपको सॉल्व होते क्वेश्चन नजर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो ब्रेनडेस्क ईडीयू है वो लगातार आपके सहयोग में बना हुआ है एंड मॉक टेस्ट की सीरीज़ जो है स्टार्ट करी है उसने। ठीक, ब्रेनडेस्क ईडीयू ने इसी सीरीज़ में ब्रेनडेस्क ईडीयू ने अपना एक और मॉक टेस्ट आयोजित किया है, तो उसकी जो लिंक है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन करा दूंगा। आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं एंड मॉक टेस्ट दे सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपकी तैयारी में मॉक टेस्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। मॉक टेस्ट आपको टाइम मैनेजमेंट करने में हेल्प करता है एंड आप वहीं से सीखेंगे कि मुझे कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और वहाँ पर जाइए प्लेटफॉर्म पे और अपना मॉक टेस्ट दीजिए एंड एनालिसिस करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का लेक्चर, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये अपना मॉक टेस्ट क्या है, एक मिक्स प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं। 24 जुलाई के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से भी रखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, इफ़ परसेंटेज इज इक्वल टू डिवीजन एट द रेट सब्ट्रैक्शन डॉलर मल्टीप्लाई एंड एडिशन हो गया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 100। परसेंटेज की वैल्यू हुई डिवीजन, डॉलर की जो वैल्यू है मल्टीप्लाई 2, एट द रेट हो गया सब्ट्रैक्शन 10 एंड एडिशन। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड करेंगे 20 मल्टीप्लाई 2 माइनस का 10 प्लस का 6, ये आपको 40 माइनस 10 प्लस 6 यानी कि 46 माइनस 10 डैट इज़ 36, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर दिखेगा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 एड्रेस मैचिंग का क्वेश्चन है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया था। स्टूडेंट्स, जितने भी लेक्चर आपको मिलते जा रहे हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप बहुत ही जी जान लगाकर मेहनत करिए। आपके पास समय जो है वो बहुत ही कम है। ठीक है, और आपको एक अच्छा स्कोर करने के लिए 130 प्लस जाने के लिए आपको बहुत ही मेहनत लगेगी। ठीक है, तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, जुड़े रहिए ब्रेनडेस्क ईडीयू से एंड अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से करते रहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, एड्रेस मैचिंग। इन दिस क्वेश्चन 4 सेट्स ऑफ नेम एंड एड्रेस गिवन, आउट ऑफ विच 2 आर एग्जैक्टली सेम, इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट ऑफ दीज 2 कॉम्बिनेशंस एंड मार्क द करेक्ट आंसर अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एक सेम एड्रेस दिया है, जिसमें 2 में आपको कुछ ना कुछ एरर देखने को मिलेगी। 2 एड्रेस जो है वो बिल्कुल सेम और सेम दिए हैं, तो आपको बताना है कि कौन से एड्रेस सेम दिए हैं। देखिए, आप देखेंगे खंडवा डिवीज़न, MG रोड नियर रेलवे स्टेशन, खंडवा 45,001। खंडवा डिवीज़न, MG रोड नियर रेलवे स्टेशन, खंडवा 45,001। अगर आपने नोटिस किया हो तो बहुत ही छोटी सी एरर, यहाँ पर W बना है, यहाँ पर V बना है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन सेकंड है ये मेरा एलिमिनेट हो गया। अब मैं ऑप्शन थर्ड की ओर गया, खंडवा डिवीज़न, GM रोड
GM रोड, यहाँ पर GM रोड देखने को मिला और यहाँ पर तीनों में MG रोड देखने को मिला। तो हमें ये फाइंड करना है कि दो ऑप्शन एक जैसे सिमिलर है, जिसमें मेरा सेकंड भी एलिमिनेट हो गया, जिसमें मेरा थर्ड भी एलिमिनेट हो गया, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फर्स्ट है और फोर्थ है वो एग्जैक्टली सेम मैच कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने सेकंड और थर्ड तो एलिमिनेट ही कर दिया। ऑप्शन एलिमिनेशन से चलना है तो आपका जो टाइम है वो जरूर बचेगा, ठीक है। आपने देखा फर्स्ट एंड फोर्थ को देखा, खंडवा डिवीजन MG रोड नियर रेलवे स्टेशन खंडवा 45,001, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ कोड लैंग्वेज CUET इज कोडेड एज 36, देन फाइंड द कोड ऑफ डाउट। CUET 36 है, यानी कि 3 हो गया, 21 हो गया, 5 हो गया, 20 हो गया। इसको जब मैंने ऐड किया 5 3 8 और 1 9 हो गया 49। ये तो 49 जा रहा है, पर मुझे यहाँ पर 36 दे रहा है। एक चीज़ और देखते हैं कैसे आएगा 36, कैसे आएगा। अगर इसका अपोजिट करते हैं, C का X 24, F का U, E का V, ये तो 36 से बहुत ज़्यादा चला गया, G का T, यानी कि 6 2 8 और 4 12 और 7 19 की 9 1 2 2 4 और 1 5 59 पहुँच गया। यानी कि मुझे ये लग रहा है कि एडिशन से तो काम चलने वाला नहीं, प्लेस वैल्यू का अगर एडिशन करेंगे तो उससे तो काम चलने वाला नहीं है, ठीक है। कुछ और देखते हैं। कुछ और देखा तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि ये 4 डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, और इसमें जब मैंने 9 का मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे 36 मिल गया, ठीक है। सेम इसी तरीके 1 2 3 4 5 अल्फ़ाबेट है, अगर 5 अल्फ़ाबेट पर 9 का मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो आपको 45 मिल जाएगा। क्या 45 ऑप्शन में है? यस यस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। ईच इक्वेशन हैज़ 4 ऑप्शंस, 3 ऑफ देम गो टुगेदर बेस्ड ऑन अ कॉमन आइडिया और रूल, 1 इज डिफरेंट, आइडेंटिफाई 1 दैट इज डिफरेंट। जो ऑप्शन डिफरेंट है इन चारों से उसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एक बार आप इसको सॉल्व करिए फटाक से। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो आप देखेंगे ऑप्शन ए जो दिया है ना, ऑप्शन ए में तो 12 का स्क्वायर दिया है, आपको पता है 12 का स्क्वायर 144 होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें क्या दिया गया है? 13 से 156 तक जाएंगे, 13 का स्क्वायर हो गया 169, और इससे मुझे कहाँ तक जाना है? 156 तक जाना है, यानी कि 13 का स्क्वायर -13 कर दिया। या 15 का स्क्वायर 225 होता है, काफ़ी दूर दूर ऑप्शन है, स्क्वायर से तो काम चलने वाला नहीं है, ठीक है, स्क्वायर से काम चलने वाला नहीं है। लेकिन आपको पता है कि 12 का जो स्क्वायर हुआ वो 144 हुआ, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मैंने 12 की मल्टीप्लाई 12 से करवाई, ठीक। एक बार मैं 13 की मल्टीप्लाई क्या 12 से करवाऊँ तो 12 3 जा 36 हो गया, 12 1 जा 12 हो गया, 6 3 2 5 136। सही अप्रोच जा रही है। 13 में जब 12 का मल्टीप्लाई करवाया तो 156 मिला, 12 में 12 का मल्टीप्लाई करवाया तब भी 144 मिला। अब हम 15 में आपको पता है जब आप 15 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको 180 मिलेगा। कितना मिलेगा? 180 मिलेगा, यानी ये वाला भी ऑप्शन सही जा रहा है। ऑप्शन डी डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि जब 14 में अगर 12 की मल्टीप्लाई कराओगे 12 4 जा 48, यूनिट डिजिट में 8 आना चाहिए, यहाँ पर यूनिट डिजिट में 5 है, यानी कि गड़बड़ी कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में गड़बड़ी है, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस जब आप कर लेंगे, मैं आपसे बार बार कहता हूँ मॉक टेस्ट देने में कोई आपको कमी नहीं रखनी है, ठीक है। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी सक्सेस होती चली जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें मैंने देखा कि ऑप्शन नंबर डी था वो आपका ऑड वन आउट था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है? अ मैन वॉक्स, डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। अ मैन वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ, देन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। इसको दो तरीके से सॉल्व करते हैं, एक अपना फार्मूला होता है, एक हम लोग जनरली मैप बना लेते हैं। देखिए कैसे। अ पर्सन बॉक्स, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, अपनी 4 डायरेक्शन हो गई, ये नॉर्थ हो गई, ये साउथ हो गई, ये ईस्ट हो गई, एंड यहाँ पर ये वेस्ट हो गई, और ये डायरेक्शन जो बनती है ये नॉर्थ ईस्ट बन जाएगी, ये साउथ ईस्ट बन जाएगी, और ये साउथ वेस्ट बन जाएगी, और ये नॉर्थ वेस्ट बन जाएगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया? अ पर्सन वॉक 10 किलोमीटर नॉर्थ, देन टर्न्स राइट, मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो राइट मेरा हैंड ये हुआ, राइट मुड़ गया एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट अगेन, फिर से वो राइट मुड़ गया एंड देन वॉक्स 10 किलोमीटर। व्हाट डायरेक्शन ही इज़ नाउ फ्रॉम द स्टार्ट, यानी स्टार्ट से आप किस डायरेक्शन में है? तो मैं देख पा रहा हूँ स्टार्ट से जो अभी है वो ईस्ट की डायरेक्शन में है। एक इसका फार्मूला होता है NESW, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो सबसे पहले वो 10 किलोमीटर नॉर्थ गया, राइट मुड़ा ना, राइट मुड़ा। अगर ये लेफ्ट मुड़ता तो हम इस साइड जाते, यहाँ पर पहुँचते, राइट मुड़ा तो इधर डायरेक्ट आ गए एंड 5 किलोमीटर ईस्ट पर आ गए, ठीक। देन टर्न्स राइट अगेन, एक बार और राइट अगेन मुड़ा और 10 किलोमीटर चल गया।
व्हाट डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम स्टार्ट। आप देखेंगे नॉर्थ में भी 10 है, साउथ में भी 10 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ईस्ट में आपका 5 बचा, तो ये ईस्ट में ही 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 आउट ऑफ द 4 फॉलोइंग आर एलाइक। इन 4 में से 3 जो है सिमिलर हैं इन अ पर्टिकुलर पैटर्न एंड हेंस फॉर्म अ ग्रुप, एक ग्रुप बनाते हैं। फाइंड द ऑड वन विच डज नॉट बिलोंग दैट ग्रुप। हमें ऐसा ऑड वन आउट फाइंड करना है जो इन ग्रुप से फाउंड नहीं होता है। ये आपकी बेसिक नॉलेज जो जीएस की है, ठीक है। जब आप जीएस का सेक्शन पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आनी चाहिए क्योंकि आपको एग्जाम देना है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि जो बांग्लादेश की जो करेंसी होती है वो टका होती है, साउथ कोरिया की जो करेंसी होती है वो रुपयन नहीं होती है, रसिया की जो करेंसी है रूबल है, मलेशिया की जो करेंसी है रिंगिट है, रिंगिट। साउथ कोरिया जो है कोरियाई वॉन यूज़ करता है अपना, ठीक है। तो इस ध्यान रखेंगे साउथ कोरिया की जो करेंसी है कोरियाई वॉन है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो गया, ऑड वन आउट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन ये है 90 एनालॉजी का क्वेश्चन है कि अगर 72 सिमिलर है 240 से, तो जो अपना 90 होगा ये किससे सिमिलर होगा, ठीक है। इसको आप जरा सा ध्यान देंगे और इसको पहले वीडियो पॉज करके एक बार थिंक करेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है। एक बार सॉल्व करिए फटाक से अगर हो सके तो। क्या किसी ने क्वेश्चन सॉल्व किया? क्या किसी ने क्वेश्चन सॉल्व किया? आप कहेंगे सर ये हम 72 से 240 तक पहुँचे कैसे? अगर हम 72 में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने तो 3 2 6, 72 3 हो गया 21, यानी कि 216 पर पहुँच गए। और 216 से 240 तक जाने के लिए मैंने 24 ऐड किया, यानी कि मल्टीप्लाई 3 प्लस 72 डिवाइड बाई 3, 3 2 6 एंड 3 4 जा। क्या ये अप्रोच काम करेगी क्या? देखते हैं। 90 मल्टीप्लाई 3 प्लस 90 डिवाइड बाई 3, 270 प्लस का 30। मुझे तो यहाँ पर 300 मिलता दिख रहा है। 300 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं, किसी ऑप्शन में नहीं है। ये अप्रोच बिल्कुल काम नहीं करेगी, ठीक है। एक चीज़ आप देखेंगे, एक चीज़ क्या देखेंगे, अगर ये 72 है, आपको एक चीज़ पता है 8 9 जा 72 है। 8 9 जा कितना होता है? 72 है, ठीक। अगर हम क्या करें, ये सपोज करो ये क्या लिखा है, n लिखा है, और यहाँ पर ये 9 है, ये n+1 है। एंड अगर हम n+7 कर दें और n+8 कर दें, ठीक। n की वैल्यू 8 है क्योंकि यहाँ n+1 9 हो गया, ठीक। ये 8 + 7 बनेगा और ये 8 + 8 बनेगा, यानी कि 15 × 16 बना। 16 5 × 80, 16 1 × 16। आप देखेंगे 240 आपको मिल जाएगा, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो अप्रोच इसमें अप्लाई हुई है, ठीक है, इसको एक बार ध्यान से एक बार कहीं पर नोट कर लेंगे। n+1, क्योंकि ये ऐसी अप्रोच जनरली बहुत आसानी से किसी क्वेश्चन में देखने को मिलती नहीं है, ठीक। ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हुआ है, ठीक। इसमें कोई और भी हो सकती है, सपोज n+5 हो गया, n+6 हो गया, ऐसे भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ये माइंड में रखना है कि हाँ, इस तरीके से भी एक अप्रोच हो सकती है कोई ना कोई, ये माइंड में रखना, ठीक है। तो इसी तरीके से जब मैं 90 को सॉल्व करूँगा, आपको पता है 9 × 10 हो गया आपका 90, ठीक है। 9 × 10 हो गया 90। अब आप क्या करेंगे, 9 + 7 कर देंगे एंड 9 + 8 कर देंगे, तो आपको 16 मिलेगा, मल्टीप्लाई 17 मिलेगा। 17 6 हो गया 102, 17 1 हो गया 17, 272। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में 272 दिया भी है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है 272 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है यहाँ से ये एनालिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। जब भी आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन दिखे वो हमेशा एनालिटिकल रीजनिंग में कवर होगा। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हियर सम प्रॉब्लम और solution of the problem is given in the statement, you have to choose the appropriate logical reduction for given statement। या तो कुछ प्रॉब्लम इज गिवन है, प्रॉब्लम दी गई है एंड सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम दिया गया है। तो क्या रीड करते हैं एक बार, क्या बोल रहा है। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बोलता है प्लांटिंग ट्रीज इज नॉट इनफ।
ट्रीज को प्लांट करना इनफ नहीं है। टू रिजर्व क्लाइमेट, क्लाइमेट को बचाने के लिए चेंज अनलेस इंडस्ट्रियल इमिशंस आर ऑल्सो कर्ब्ड, यानी कि पेड़ को लगाना इनफ नहीं है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जब तक इंडस्ट्रियल इमिशंस आर ऑल्सो कर्ब्ड। इंडस्ट्रियल के जो इमिशंस हो गए, इंडस्ट्रियल एरिया से जो इमिशन होते हैं उसको भी रोकना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, जब आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना उसी को आप सब कुछ मानेंगे, गिवन इन्फॉर्मेशन को ही सब कुछ मानेंगे, इसके अलावा आप कुछ ट्रू नहीं मानेंगे, ठीक है। इसी पे बेस्ड आपको वर्क करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट स्ट्रेथन्स दिस क्लेम, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस क्लेम को और मजबूत बनाता है। क्वेश्चन नंबर ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, सम रीजन्स विद अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स स्टिल एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर। अच्छा, ये बोल रहा है प्लांटिंग ट्रीज इज नॉट इनफ, ट्रीज तो उसने प्लांट करे पर इनफ नहीं है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। क्यों? जब तक इंडस्ट्रियल इमिशंस आर ऑल्सो कर्ब, इंडस्ट्रियल इमिशंस को भी कर्ब करना जरूरी है। सम रीजन्स विद अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स स्टिल एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर, ठीक है। ट्रीज प्रोवाइड शेड एंड रिड्यूस लोकल हीट, कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड बाय ट्रीज ओवर डिकेड्स, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इम्प्रूव्स इकोनॉमिक कंडीशंस। आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है ना एनवायरमेंट एक्टिविस्ट का, वो क्या दिया गया है, प्लांटिंग ट्रीज इज नॉट इनफ टू रिजर्व क्लाइमेट चेंज अनलेस इंडस्ट्रियल इमिशंस आर आल्सो कर्ब्ड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट स्ट्रेथन, ऐसा कौन सा इसमें है ऑप्शन जो इस दिए गए स्टेटमेंट को और मजबूत बनाता है। तो हमें तो एक ऑप्शन दिख रहा है, वो है ऑप्शन नंबर ए। क्यों? सम रीजन्स विद अफॉरेस्टेशन, यानी कि ऐसे कुछ एरियाज हैं जहाँ पर वनारोपण बहुत अच्छे से किया गया है, प्रोग्राम्स स्टिल एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर, फिर भी वहाँ पर हमें टेम्परेचर राइजिंग होता दिख रहा है। इसलिए ये वाला जो है ना ऑप्शन नंबर ए, ये इस स्टेटमेंट को और मजबूत बना रहा है, क्योंकि प्लांटिंग ट्रीज, तब इस स्टेटमेंट से हम रेफर कर सकते हैं कि वहाँ पर ट्री तो हमने प्लांट कर दी है पर इंडस्ट्री वहाँ पर है, इंडस्ट्री का एमिशन मैंने हटाया नहीं। तो ये वाला जो ऑप्शन ए है ये इस स्टेटमेंट को मजबूत बनाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज ABDH 1 2 4 8। आप देख रहे हैं 1 2 जा 2, 2 2 जा 4 हो रहा है, 4 2 जा 8 हो रहा है, तो 8 2 जा 16 हो जाएगा। 16 जो है प्लेस वैल्यू किसकी होती है, प्लेस वैल्यू तो आपको टिप्स प्लान होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू होती है 16 P की, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू ट्रेन्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीड करें सॉल्व करें। बोल रहा है टू ट्रेन्स 120 मीटर एंड 80 मीटर लॉन्ग आर रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर at the speed of 40 km per hour and 60 km per hour respectively. In how much time they will they cross each other? मैंने आपको बताया जब भी ट्रेन एक दूसरे के सामने आ रही हैं, एक दूसरे के सामने आती हैं तो रिलेटिव स्पीड से आती हैं, रिलेटिव स्पीड से आती हैं, यानी कि एक ट्रेन की गति और दूसरे ट्रेन की गति को ऐड कर दिया जाता है जब ट्रेनें आमने सामने आती हैं। और जब ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो दोनों की जो स्पीड होती है उसको माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। वही फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। दो ट्रेन है, एक 120 मीटर है और एक 80 मीटर है। जब दोनों एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों ट्रेन अपनी लंबाई पार करेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू स्पीड इनकी क्या है, एक की 60 है प्लस का 40 है, क्योंकि ये एक दूसरे के सामने आ रही हैं तो मल्टीप्लाई किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से कर देंगे एंड मल्टीप्लाई बोल रहा है टाइम, कितना टाइम लगेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 5/18 मल्टीप्लाई t, 100 2 हो गया, ये 18 मल्टीप्लाई 2/5 हो गया, यानी कि क्या बना 36/5 बना, 5 7 जा 35, 7.2 सेकेंड लगेंगे इनको आपस में पार करने के लिए। आपके सिलेबस में साफ साफ मेंशन है अर्थमेटिकल रीजनिंग, वहीं से ये क्वेश्चन उठा के लाया गया है। इस टॉपिक का नाम हो गया अर्थमेटिकल रीजनिंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। कौन सा मिसिंग नंबर है, 3 8 4 7 5। आप देख रहे हैं 3 + 1 4, ऑल्टरनेटिव चल रहा है +1 5 एंड 8 -1 चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो 6 आएगा और इसके जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आपको 6 देखने को मिलेगा। तो दोनों में ही 6 देखने को मिलेगा, एक में +1 हो रहा है एक में -1 हो रहा है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए 6 होगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला है क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, A = 42, B 63, C 84, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस।
ठीक। थोड़ा सा इसमें नया देखने को मिल रहा होगा। नया आपको क्या देखने को मिला, जब आप इसको ब्रैकेट में सॉल्व रखेंगे a प्लस बी यानी कि 42 प्लस का 63 और मल्टीप्लाई 84 और यहाँ पर मॉड लगा है। ये मॉड, जब भी आपको एग्जाम में मॉड दिखे, ठीक, तो मॉड का मतलब क्या होता है, डिवीज़न। आपसे बेसिकली 97 से डिवाइड करके रिमाइंडर पूछ रहा होता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं, ऐड करते हैं 3 2 5 6 4 10, ठीक है, मल्टीप्लाई 84। इसमें क्या करेंगे, पहले हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 84 मिला और 84 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 4 जा 20, 8 5 जा हो गया 40 प्लस 2 हो गया 42 यानी कि 0 2 8 8 8820 मुझे बनता हुआ दिखा। अब इस ये बोल रहा है 8820 मॉड 97, मॉड 97। रिमाइंडर नहीं पूछ रहा है, कितनी बार भाग जाएगा देखते हैं। 8820 डिवाइड किया मैंने 97 से, तो सबसे पहले 97 10 जा तो होगा नहीं, 970 हो जाएगा, 70 से थोड़ा ही कम है। 97 मल्टीप्लाई 9 ट्राई करते हैं, 9 7 जा 63 की 3 हो जाएगा, 6 9 9 जा 81 और 6 87 यानी कि ये 9 बार भाग गया तो क्या बचा 873 और ये 9 बचा 90, क्या बचेगा यहाँ पर 90, 73 7 और 2 9 9। तो आपका जो रिमाइंडर बच रहा है ना, आपका जो रिमाइंडर बच रहा है 90 बच रहा है, ठीक। तो मॉड का मतलब डिवाइड करके हमें क्या बताना है, इसका रिमाइंडर ही बताना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मॉड का मतलब डिवाइड कर देना है और रिमाइंडर बताना है, ठीक ठीक। जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो आपका 90 बचेगा, ठीक है। डिवीज़न कितनी बार जाएगा, डिवीज़न तो 90 1 बार डिवाइड किया 9 बचा, 90 आपका रिमाइंडर बच जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, इन दिस क्वेश्चन सम कंडीशन ऑफ सर्कमटेंसेस, और सर्कमटेंसेस कुछ कंडीशन दी है या कुछ सर्कमटेंसेस दी हैं प्रोवाइडेड टू यू, यू हैव टू मेक लॉजिकल जजमेंट अकॉर्डिंग टू मेंशन्ड सर्कमटेंसेस एंड मार्क द करेक्ट जजमेंट फॉर क्वेश्चन। जो सर्कमटेंसेस दी है ना, इससे कुछ लॉजिकल जजमेंट फाइंड करना है जो इन्हीं सर्कमटेंसेस से मैच करता हूँ। मुझे कुछ और अलग नहीं सोचना है, जो दिया है सिर्फ उसी पर वर्क करना है। क्या गिवन है, गिवन ये है कि स्टेटमेंट क्या गिवन है, द सिटी हैज़ बैंड ऑल प्राइवेट व्हीकल्स ऑन वीकेंड्स। कोई सिटी है, उसने वीकेंड पर सारे के सारे प्राइवेट व्हीकल जो भी थे उसको बैन कर दिया है, ठीक। इसके जजमेंट क्या हो सकते हैं, जजमेंट 1 दिया है, दिस विल रिड्यूस पॉल्यूशन लेवल। क्या ये पॉल्यूशन लेवल कम करेगा? हाँ, अपनी दिल्ली सरकार ऐसा करती है, पर हम रिलेट नहीं कर सकते, रिलेट नहीं, लॉजिकल थिंकिंग करनी है, लॉजिकल थिंकिंग करनी है कि अगर द सिटी हैज़ बैंड ऑल प्राइवेट व्हीकल, अगर सिटी ने प्राइवेट व्हीकल को बैन कर दिया है तो जायज़ सी बात है दिस विल रिड्यूस पॉल्यूशन लेवल्स। जब प्राइवेट व्हीकल नहीं चलेंगे तो पॉल्यूशन लेवल तो कम होगा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दिस विल हार्म इमरजेंसी सर्विसेज। अच्छा, जब सरकार प्राइवेट व्हीकल बंद कर रही है तो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए तो सरकार को जो व्हीकल होंगे उसको छूट देनी पड़ेगी, ठीक। तो हमें ये लग रहा है कि जो जजमेंट 1 है ना, जजमेंट 1 वही फॉलो कर रहा है। जजमेंट 2 तो बेकार का दिया गया, गलत दिया गया, क्योंकि कोई भी प्राइवेट व्हीकल बंद करेगा वीकेंड पे, कोई भी बंद करेगा, इमरजेंसी सेवाएं तो बंद नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है, अ फैमिली रेस्टोरेंट ऑनर मस्ट डिसाइड वेदर टू रिनोवेट द करंट लोकेशन। एक फैमिली रेस्टोरेंट का ऑनर है, मस्ट डिसाइड, उसे ये डिसाइड करना है वेदर टू रिनोवेट द करंट लोकेशन, या तो वो करंट लोकेशन को रिनोवेट कर ले और रीलोकेट टू अ न्यू लार्जर स्पेस, या कहीं न्यू लार्जर स्पेस में रीलोकेट हो जाए। द करंट लोकेशन हैज़ लॉयल कस्टमर्स बट लिमिटेड सीटिंग एंड पार्किंग। जो इसकी करंट लोकेशन है इसके पास लॉयल कस्टमर है, और क्या बोल रहा है, बट लिमिटेड सीटिंग एंड पार्किंग, लेकिन सीटिंग एंड जो पार्किंग है वो लिमिटेड है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द न्यू लोकेशन ऑफर्स मोर स्पेस एंड पार्किंग। जो न्यू स्पेस है वो ऑफर्स करती है मोर स्पेस, बहुत ज़्यादा स्पेस और पार्किंग को, बट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। और उसको ज़रूरत क्या है, महत्वपूर्ण मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। एंड रिस्क लूजिंग एस्टेब्लिश कस्टमर्स, और एक रिस्क भी है कि जो उसने एस्टेब्लिश कस्टमर थे वो भी लूज हो जाए, खो जाए, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, व्हाट डिसीजन मेकिंग अप्रोच शुड द ऑनर यूज़। ये डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है कि आप अगर इस जगह पे होते तो आप क्या डिसीजन लेते। पहले आप ऑप्शन देखेंगे कि स्टे इन द करंट लोकेशन टू प्रिजर्व कस्टमर लॉयल्टी। अच्छा,
अब ऐसे सोचिए कि आपका एक छोटा, आप एक जगह आपने रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, छोटी जगह गांव में आपने रेस्टोरेंट खोला, बिल्कुल गांव में रेस्टोरेंट खोला। वहाँ पर क्या हुआ कि गांव के ही आदमी आपके पास खाना खाने आने लगे, तो वो आपके आदमी क्या हो गए, भरोसेमंद लोग हो गए। जितने भी आने लगे आपको लगा ये भरोसेमंद है, डेली के आते हैं, ठीक। चलाते चलाते आपको टाइम हो गया, आपके दिमाग में आया कि इस रेस्टोरेंट को थोड़ा सा और बड़ा करना है। अब गांव से निकल के आपने सोचा मैं इस गांव से निकल कर लगभग 5-6 किलोमीटर दूर जाऊं, जहां पर ऐसी जगह है कि 3-4 गांव कवर हो सकते हैं। वो जगह तो जायज़ सी बात है, जब ऐसी जगह होगी जहाँ पर 3-4 गांव के लोग इकट्ठे मिलेंगे, वो जो ज़मीन होगी वो आपको महंगी भी मिलेगी, इन्वेस्टमेंट भी मिलेगा, एंड फिर आपको ये भी फियर रहेगा कि क्या ये गांव वाले लोग वहाँ पर आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे। इस कंडीशन में आप क्या जो है जजमेंट लेंगे। ये होती है आपकी मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस, कि आप अगर उस जगह होते तो क्या निर्णय लेते, डिसीजन मेकिंग इसको बोलते हैं, ठीक। स्टे इन द करंट लोकेशन टू प्रिजर्व कस्टमर लॉयल्टी, या तो आप उसी जगह बने रहो, छोटे से बने रहो, बन के रह जाओ, ठीक। मूव टू द न्यू लोकेशन फॉर ग्रोथ पोटेंशियल, या नई लोकेशन पर मूव कर जाओ ग्रोथ पोटेंशियल के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, एनालाइज कस्टमर डेमोग्राफिक्स, ग्रोथ प्रोजेक्शंस एंड फाइनेंशियल सिनारियोज फॉर बोथ ऑप्शंस। मतलब अगर हम एनालाइज करें, क्या एनालाइज करें, कस्टमर डेमोग्राफिक्स, कि कस्टमर की डेमोग्राफिक्स जो है वो वहाँ पर कैसी है, कस्टमर वहाँ पर आ रहा है ये सामान लेने के नहीं आ रहा है, एंड प्रोजेक्शंस एंड फाइनेंशियल सिनारियोज, कि अगर हम वहाँ पर इस कंडीशन में इतने फाइनेंशियल में क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, क्या मेरे पास इतनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है कि मैं वहाँ पर सर्वाइव कर पाऊँगा कुछ दिन, ठीक है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है वो बहुत ही बेटर ऑप्शन है। आस्क रेगुलर कस्टमर्स फॉर देयर ओपिनियंस, रेगुलर कस्टमर से ओपिनियंस के लिए पूछोगे तो वो तो कहेंगे भैया आप पास में ही हो तो यहीं पर रेस्टोरेंट खोले रहो, है ना। तो हमें पहले चीज़ों को एनालाइज करना होगा कि वहाँ पर पॉपुलेशन कैसी है, वहाँ पर पॉपुलेशन की डिमांड क्या है, उस हिसाब से मुझे वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। इस टॉपिक को क्या बोलते हैं, सिलोगिज्म बोलते हैं, ठीक। क्या बोल रहा है, नो बैंक इज आ कोऑपरेटिव, कोई भी बैंक जो है वो कोऑपरेटिव नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं, ठीक। सम कोऑपरेटिव आर सोसाइटीज, कुछ कोऑपरेटिव जो हैं वो सोसाइटीज हैं, ठीक। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला, ऑल सोसाइटीज आर रेगुलेटेड, सारी की सारी सोसाइटीज जो हैं वो कैसी हैं, रेगुलेटेड है। अब आपको स्टेटमेंट देखना है और कनेक्ट करना है, क्या वो सच्चाई यहाँ पर दिख रही है या नहीं दिख रही है। बस कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम कोऑपरेटिव्स आर रेगुलेटेड, तो आप देख रहे हैं कुछ कोऑपरेटिव्स जो ऐसे हैं जो रेगुलेटेड भी हैं, ठीक। तो ओनली वन तो फॉलो कर रहा है। सम बैंक्स आर रेगुलेटेड, क्या कुछ बैंक हमें रेगुलेटेड दिख रही हैं, नहीं दिख रही, नहीं दिख रही हैं। अगर क्वेश्चन में ये ऑप्शन में ये बोल देता, ऑप्शन क्या बोल देता, सम बैंक्स मे बी रेगुलेटेड, जब भी कभी आपको पॉसिबिलिटी दे दे मे बी रेगुलेटेड, तो ये ऑप्शन सही हो सकता था। लेकिन अभी जब आपको ये दिया है कि सम बैंक्स आर रेगुलेटेड, तो हमें तो बैंक रेगुलेटेड दिख ही नहीं रही है, हमें कोऑपरेटिव रेगुलेटेड दिख रही हैं, इसलिए हम ऑप्शन ए की तरफ जाएंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा ये, क्या रहा, ABCD को क्या कोड किया है, कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन है, या एनालॉजी भी बोल सकते हैं, सिमिलरिटी का। ABCD 1 2 3 4, इसको इन्हें कैसे लिखा है, 2 4 6 5। आप देख रहे हैं इजीली यहाँ पर +1 किया है, लास्ट में +1 किया है, इधर मल्टीप्लाई 2 कर दिया और इधर भी मल्टीप्लाई 2 कर दिया, यानी कि 23 6 8 24। आप इसमें क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे और यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x 12 16 बाई ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन था, तो आप अभी तक ये देख रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल सिंपल हैं, 2-2 3-3 4-4 सेकंड में लगने वाले क्वेश्चंस हैं, एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो थोड़ा टाइम टेकिंग है, ठीक है स्टूडेंट्स। जब से आपकी कंपनी जो TCS थी वो हट गई, उसके बाद एजुकेटी आई, तो पैटर्न में उसने चेंज लाया, ठीक है। उसने लेवल इंट्रोड्यूस किया, 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल। तो उसमें क्या था, जो 10th लेवल था वो थोड़ा सा ईजियर एग्जाम था, 12th लेवल 10th से थोड़ा सा टफ रहा, एंड ग्रेजुएशन लेवल सबसे टफेस्ट एग्जाम रहा उसमें से, ठीक है। तो जो ग्रेजुएशन लेवल जब आप बैठेंगे तो आप देखेंगे कि पेपर में अच्छा लेवल पूछा जाएगा, उसमें आपको टाइम मैनेज करना है। तो कैसे करना है टाइम मैनेज, कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं सबसे पहले फर्स्ट गो में आपको करना है कि जो क्वेश्चन मुझे फर्स्ट हिट में आ रहे हैं, एक बार में क्वेश्चन लग रहे हैं, वो तो लगाते चलना है। किसी भी क्वेश्चन पे टाइम तो वेस्ट करना ही नहीं है,
ठीक, आप फर्स्ट गो में गए, आपसे 25 में सपोज करो कि आपसे 15 क्वेश्चन लग गए और 10 क्वेश्चन नहीं लगे। उसके बाद सेकंड गो में आएंगे, उन 10 क्वेश्चंस में मैं ये देखूंगा कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो मैं ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ, उस क्वेश्चन को उठाएंगे तब सॉल्व करेंगे। अगर टाइम बचा तो जो बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन है उनको छुएंगे, वरना उनको स्किप करने देंगे। ठीक है, आपसे वो पार्ट नहीं छूटना चाहिए जो सारे बच्चे सॉल्व करके आ रहे हैं। ठीक है, अगर वही पार्ट छूट गया तो आप जाहिर सी बात है सिलेक्शन से बहुत पीछे हो गए। ठीक, इस तरीके से की जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये आपको एग्जाम निकालने से यही आपकी स्ट्रेटजी होती है। ठीक है, कई लोग काफ़ी सारी चीज़ें बताते रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ आप अपने सिलेबस को खत्म कर रहे हैं, सिलेबस को प्रैक्टिस करनी है, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, यही सारा का सारा सफलता का सार है। ठीक, दुनियादारी की बात तो में नहीं पढ़ना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर अपनी स्टेप जो लेनी है सक्सेस की तरफ, उस पर आप वर्क करिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अज्यूमिंग दैट डाटा गिवन इन द स्टेटमेंट आर डेफिनेटली ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी लॉजिकली डिडक्टेड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। इसमें क्या बोल रहा है, जो स्टेटमेंट दिया है इसी को हम ट्रू मानेंगे, इसके अलावा और कुछ ट्रू नहीं मानेंगे, उस पर बेस्ड क्या कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। ठीक है, उस पर बेस्ड क्या कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एन AI चैटबॉट टू हैंडल कस्टमर क्वेरीज। कस्टमर जो कंपनी है उसने एक AI चैटबॉट लॉन्च किया। किस लिए AI चैटबॉट लॉन्च किया? टू हैंडल कस्टमर क्यूरीज, कस्टमर की क्यूरीज को सॉल्व करने के लिए AI चैटबॉट लॉन्च किया। स्टेटमेंट में क्या दिया है कि द कंपनी हैज़ लॉन्च्ड एन AI चैटबॉट टू रिजॉल्व कस्टमर क्यूरीज, इतना दिया है, इतना स्टेटमेंट में दिया है। इसी को सही मानना है, अपने मन से नथिंग, कुछ भी इमेजिन नहीं करना है, कुछ भी इमेजिन नहीं करना। जितना स्टेटमेंट में दिया है उससे ही जो हमें रिजल्ट निकलना है वही आंसर में बताने हैं। क्या बोल रहा है, द कंपनी वांट्स टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस। यस, अगर कस्टमर जो है कंपनी कस्टमर सर्विस इम्प्रूव करना चाह रही है तो उसने AI चैटबॉट लॉन्च किया, उससे कुछ मदद होगी उसको, जिससे कंपनी इंप्रूव होगी। ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है मुझे। द नंबर ऑफ सपोर्ट स्टाफ विल बी रिड्यूस। क्या स्टेटमेंट पे कहीं पे दिया है सपोर्ट स्टाफ के बारे में? नहीं दिया है, नहीं दिया है, तो हमें एज्यूम ही नहीं करना है ऐसा कुछ। जो स्टेटमेंट में दिया है वही एज्यूम करना है और आंसर अपना ओनली वन फॉलोज लगाना है और आगे बढ़ चलना है भाई, बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेविटी रिलेटेड है प्लैनेट से, तो मैग्नेटिज्म जो है वो किससे रिलेटेड है? तो आप देखेंगे कि जो प्लैनेट होती है, जैसे अपने अर्थ है यहाँ पर ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है, इसी तरीके से जो मैग्नेटम होता है, चुंबकत्व जो होता है वो आयरन में एग्जिस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम इश्यूज आर प्रोवाइडेड टू यू, यू हैव टू मार्क द अप्रोप्रिएट आंसर लॉजिकली दैट कैन बी टेकन फ्रॉम द इन सच सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है कि अगर ये सर्कमस्टेंसेस आपके सामने होगी तो आप उसको कैसे से उसको टैकल करेंगे। मोस्टली आपको एक चीज़ देखनी है कि नेगेटिव स्टेटमेंट की तरफ नहीं जाना है। मेंटल एबिलिटी में आप ये सोचें कि अगर मैं इस जगह पर होता तो मैं सबसे बेस्ट डिसीजन क्या ले सकता था, और सबसे बेस्ट डिसीजन जो आप लें वो नेगेटिव में तो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव में तो नहीं होना चाहिए। आपकी तरफ से जो पॉजिटिव से पॉजिटिव डिसीजन हो सकता है उसको आप थिंक करेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है, इन अ सिचुएशन वेयर अ फ्रेंड गेट्स ऑल द अटेंशंस। एक ऐसी सिचुएशन है, आप चार लोग तैयार होके गए, चार लोगों में एक फ्रेंड ऐसा था जो सबसे ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, उसी को सबसे ज़्यादा अटेंशन मिल गई। भाई चार लोग आए, उसको ही बोलने लगे भाई बढ़िया लग रहे हो, बढ़िया लग रहे हो। तैयार होके तो आप भी गए थे, लेकिन आपसे तो कोई बोल ही नहीं रहा है, आपके फ्रेंड से सब लोग बोले दे रहे हैं। ठीक है, आपके फ्रेंड से सब लोग बोले दे रहे हैं। ठीक, अब आपको एक तो ऑप्शन ये होगा कि आपको जलन हो जाए कि यार इसको सब अच्छा क्यों बोल रहे हैं, हो सकता है, होगी ही होगी। लेकिन पॉजिटिव हमें मेंटल एबिलिटी तो जब हम थिंक करेंगे तो ऑप्शन देखेंगे कि इसमें व्हाट वुड बी द मोस्ट इमोशनली इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स। इमोशनली इंटेलिजेंस रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? अ कंप्लीट अननेसेसरली, बिल्कुल बेकार नहीं। बी जेन्युइनली हैप्पी एंड सपोर्ट देम। ठीक है, फील जेलस, स्प्रेड रूमर्स। क्या हम उससे जेलस फील करने लगेंगे उस दोस्त से जो अच्छा दिख रहा है? हैं? ऐसा तो नहीं करना है भाई, नहीं करना है ऐसा। किसी की तारीफ हो रही हो तो उसमें शामिल होना है और उसको बता देना कि हाँ भाई अच्छा तो दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जेन्युइनली हैप्पी एंड सपोर्ट देम। ठीक है, बी जेन्युइनली हैप्पी एंड सपोर्ट देम। जलन नहीं करनी है, मित्र भाव से उसको सपोर्ट करना है। ठीक है, ये पॉजिटिव मेंटल एबिलिटी हो गई आपकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द नंबर दैट ब्रेक्स द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसा कौन सा नंबर है जो इस सीरीज को ब्रेक कर रहा है? आप देखेंगे 30 से 40 10 का डिफरेंस है, 40 से 50 10 का डिफरेंस है, 50 से 61 क्यों आ गए?
गलत है। 50 से 60 हमें 60 पर आना था, 10 का डिफरेंस हो जाता, और 60 से 70 10 का डिफरेंस हो जाता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इज द करेक्ट आंसर। बी इस जो अरिथमेटिक सीरीज है इसको तोड़ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। क्या बोला है, फाइंड द एप्रोप्रिएट वर्ड दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड लॉजिकली कंप्लीट्स द सीरीज। मतलब ये पूरी सीरीज लॉजिकली कंप्लीट करनी है। कैसे लॉजिकली कंप्लीट करनी है, क्या क्या दिया है इसमें, चौक दिया है, पेंसिल दिया है, पेन दिया है एंड कीबोर्ड दिया है, ठीक। चौक, पेंसिल, पेन, कीबोर्ड। तो आप एक चीज़ देखें, ऑप्शन की तरफ नजर डालें, चौक, पेंसिल, पेन, कीबोर्ड, कीबोर्ड, पेन, पेंसिल, चौक, नहीं, पेंसिल, चौक, कीबोर्ड, पेन, नहीं। ये एक तरीके का एक सीक्वेंस दिया है कि पहले सबसे पहले जब हम लोग लिखते थे तो चौक पे लिखते थे, चौक के बाद हमारे पास पेंसिल आई, पेंसिल के बाद फिर हमारे पास पेन आया, फिर पेन होने के बाद हमारे पास कीबोर्ड आया, ठीक है। कि हमारे लिखने की जो कला है वो कैसे इवॉल्व हुई धीरे धीरे। पहले हम चौक से लिखते थे, फिर पेंसिल से, फिर पेन से, फिर कीबोर्ड से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यही एक पूरा डेवलप एक सीक्वेंस है, ठीक है। चौक, पेंसिल, पेन एंड कीबोर्ड, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन द वर्ड स्टेयर डिटरमाइन द नंबर ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। स्टेयर से मीनिंगफुल वर्ड कौन कौन से बनाए जा सकते हैं। स्टेयर से आप इसको जब थिंक करेंगे तो आप कहेंगे स्टेयर भी एक वर्ड हो गया, STARE, ठीक है। एक वर्ड हो गया स्टीयर, STEAR भी होता है। एक वर्ड हो गया एस्टर, ASTER भी हो गया, ठीक है। एक वर्ड मुझे इससे बनता हुआ दिखेगा, वो दिखेगा टीयर्स, TEARS, टीयर्स। मैंने 4 वर्ड तो लगातार बना दिए, ठीक। अब इससे क्या दिख सकता है, 1 2 3 4, स्टेयर हो गया, स्टीयर हो गया, एस्टर हो गया, टीयर्स हो गया, ठीक। ऑप्शन में क्या है, मीनिंगफुल वर्ड्स, द नंबर ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स 1 2 3 4, तो मुझे 4 दिख रहे हैं, ठीक। ऑप्शन की तरफ गए 1 2 3 4, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, मोर देन 3, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं। सीड अरेंज इन लॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। सीड, प्लांट, फ्रूट, फ्लावर, ट्री। सीड, प्लांट, फ्रूट, फ्लावर, ट्री, ठीक है। देखते हैं, सीड सबसे पहले एक बीज हो गया। सबसे पहले क्या हम लोग बीज बोते हैं, बीज बोते हैं तो इससे एक पौधा निकलता है, ठीक है। पौधा जो है बड़ा होकर पेड़ में कन्वर्ट होता है, फिर पेड़ से फूल निकलते हैं और फूल से फल बनता है। ये 1 2 5 4 3, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इन अ पार्टी अमन पॉइंटेड टू चेतना एंड सेड सी इज द सिस्टर ऑफ। क्या बोल रहा है, इन अ पार्टी अमन पॉइंटेड टू चेतना। अमन ने चेतना की तरफ पॉइंट किया, ठीक। एंड सेड सी इज द सिस्टर ऑफ माई सिस्टर बीना। इसकी जो अमन की जो सिस्टर है बीना, बीना की सिस्टर है चेतना, बीना की सिस्टर है चेतना। हाउ इज अमन रिलेटेड टू चेतना। चेतना से जब हम लोग अमन की तरफ आएंगे तो कैसे रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में SSC ने जो आंसर माना था वो कैन नॉट डिटरमाइंड माना था। क्यों माना था, क्या वजह हो सकती है इसकी? इसकी वजह ये हो सकती है कि उसको अमन का जेंडर नहीं पता था, अमन का जेंडर नहीं पता था, ठीक है। इसमें 2 लॉजिक हो सकते हैं। क्या आपने अमन अभी तक किसी लड़की का नाम सुना है क्या? नहीं सुना है, तो इसमें कॉमन सेंस हो सकता है। अगर मैं अमन को प्लस मान लूँ तो इसका आंसर चेतना से इसकी तरफ भाई भी हो सकता है, लेकिन SSC ने इसका आंसर माना है कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। ये क्वेश्चन, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये मोस्टली जो है बच्चे चैलेंज कर देते हैं, उसके बाद जब ये कैंसिल हो जाते हैं फिर सबको इक्वल नंबर दे दिए जाते हैं, ठीक। क्योंकि अमन जो है मोस्टली लड़के के ही नाम होते हैं अमन, ठीक है। तो इस हिसाब से SSC ने कैन नॉट बी डिटरमाइंड माना था, क्योंकि उसने अमन का जेंडर नहीं डिक्लेयर कर पाया, ठीक है। मेरे हिसाब से अमन का जेंडर मेल हो गया, तो चेतना से जब अमन की तरफ जाएंगे तो वो क्या हो सकता है, भाई हो सकता है उसका। दोनों ऑप्शन ब्रदर एंड कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है।
मैंने स्टूडेंट्स ये जो आपकी एक शिफ्ट थी एसएससी फिजिक्स एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन लेवल की, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। आपने इस शिफ्ट में जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपने देखा कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत कम टाइम टेकिंग थे, एंड कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी थे जो उलझाऊ करने वाले, फंसाने वाले क्वेश्चन थे। ठीक, तो आपको कैसे मॉक टेस्ट सॉल्व करना है कि जो क्वेश्चन आपको लगे कि ये इजीली सॉल्व हो जाएगा उसको तो तुरंत सॉल्व करना है, एंड जो क्वेश्चन आपको लगे कि टाइम टेकिंग है उसको तुरंत भी स्किप कर देना है। ठीक, उस पर बिल्कुल भी टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है, क्वेश्चन स्किप कर देना। जब आपके पास टाइम बचे तो आप उस क्वेश्चन पर आएँ, उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक, यही अप्रोच होती है पेपर सॉल्व करने की। स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ में अब जो है रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस का जो एक सीरीज़ हो गई वही डिस्कस करूँगा। उम्मीद है आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, अपना रिव्यू दे सकते हैं, या आप ये भी बता सकते हैं कि आपके लिए हमारी टीम और क्या कर सकती है। स्टूडेंट्स, जो बच्चे हमारे एप्लीकेशन ब्रेनडेस्क ईडीयू पर जुड़ना चाहते हैं वो प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन ब्रेनडेस्क ईडीयू डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर जो कोर्सेज चल रहे हैं या टेस्ट सीरीज चल रही है वहाँ पे इनरोल हो सकता है। स्टूडेंट्स, कुछ सर्वर इशूज़ की वजह से वहाँ पर अभी क्लासेस नहीं पढ़ पा रही थी, पर बहुत जल्दी आपको सारी के सारा कंटेंट वहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।